नमस्कार मित्रों, बाल टू बेंच एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस अधिनियम की धारा 11, 11A, 11C पर कुछ विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को रोककर अपना बेयरट खोल लीजिए और उसमें धारा 11 निकाल लीजिए। दोस्तों, धारा 11 अपील के संदर्भ में प्रावधान करती है कि धारा 9 का के अधीन होने वाली कार्यवाहियों का कोई पक्ष जो कि एसीओ या सीओ की आज्ञा से शुद्ध हो, एसीओ मतलब असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर और सीओ मतलब कंसोलिडेशन ऑफिसर, तो कोई व्यक्ति अगर एसीओ या सीओ की आज्ञा से शुद्ध हो तो वह उस आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि जो धारा 9 का के अंतर्गत कार्यवाहियां की गई थीं, जो धारा 9 का की उपधारा 1 के अंतर्गत एसीओ ने सुनवाई करके या फिर जांच करके, जैसी भी स्थिति है, विवादों का निपटारा किया या उसने अशुद्धियों को ठीक किया था या विभाजन किया और कुछ आज्ञाएं इस संबंध में उसने पारित की थी, तो उनकी अपील कहां पर होगी? उनकी अपील इस धारा 11 में होगी। ऐसे ही जो धारा 9 का की उपधारा 2 में एसीओ ने सीओ को कुछ मामले भेज दिए थे, जैसे घाटों के मूल्यांकन से संबंधित सब मामले या फिर वे सब मामले जिनका संबंध पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आकलित करने के लिए उनके मूल्यांकन से संबंधित है, तथा यदि एक से अधिक स्वामी हैं तो सह स्वामियों में अविभाजन करने से संबंधित मामले थे, तो सीओ के उस आदेश से अगर कोई व्यक्ति क्षुब्ध है, पीड़ित है, तो उसकी अपील कहां पर होगी? इसी धारा 11 में। मैं एक बार पुनः आपको समझा देता हूं। धारा 11 अपील के संदर्भ में प्रावधान करती है कि जो धारा 9 का है उसके अधीन होने वाले कार्यवाहियों का कोई पक्ष अगर सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से पीड़ित है तो वह उस आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। और इस धारा 9 का में क्या है ये मैं आपको अभी बता चुका हूं कि इसकी उपधारा 1 के अंतर्गत जो मामले एसीओ ने डिसाइड किए थे उनकी अपील धारा 11 में होगी, और धारा 9 का की उपधारा 2 में जो मामले एसीओ ने सीओ को सौंपे थे उनकी अपील धारा 11 में होगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी धारा 11 की उपधारा 1 में आगे कह रहे हैं कि उक्त अधिकारी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस पर निर्णय देगा। ऐसा निर्णय इस अधिनियम द्वारा की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी। मतलब जब कोई अपील बंदोबस्त अधिकारी के पास जाएगी तो वह अधिकारी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देगा और उसके बाद फिर उस पर अपना निर्णय दे देगा। तो वह जो निर्णय देगा वह अंतिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेटलमेंट ऑफिसर का जो निर्णय होगा उस पर विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं कर सकेगा कोई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब उपधारा 2 पर आते हैं। उपधारा 2 ये बतला रही है कि अपील की सुनवाई करने वाला बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी एक सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जाएगा, भले ही तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि में कोई विपरीत बात ही क्यों न दे रखी हो। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय किस धारा में घोषित किया गया है। तो ये धारा 11 की उपधारा 2 में घोषित किया गया है। और एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें अंतिम लाइन देखिए कि भले ही तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि में
कोई विपरीत बात ही क्यों न दे रखी हो। यानी कि अगर इस वर्तमान समय में प्रचलित कोई विधि है तो उसमें अगर कोई विपरीत बात है तब भी बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जाएगा। अब आते हैं धारा 11A पर। धारा 11A आपत्तियों को उठाने पर रोक लगाने से संबंधित प्रावधान करती है। धारा 11 का ये कह रही है कि चकबंदी क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी भी ऐसे प्रश्न को जो धारा 9 के अधीन उठाया गया हो या उस धारा में उठाया जा सकता था या फिर उनको उठाया जाना चाहिए था लेकिन उठाया नहीं गया, तो फिर चकबंदी कार्रवाइयों की किसी बात की अवस्था में ना तो उठाया जाएगा और ना उसकी सुनवाई की जाएगी। देखिए दोस्तों, धारा 11A जो है ये आपत्तियों को उठाने पर रोक लगा रही है कि आप आपत्ति नहीं कर सकते। वो ये कह रही है कि अगर कोई भी ऐसा प्रश्न है, उसने कुछ स्पेसिफिक केस दे दिए इसमें जो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके संबंध में अगर कोई प्रश्न है जो कि धारा 9 में आप उठा सकते थे या आपको उठाना चाहिए था, आपने वो प्रश्न उठाया नहीं, तो फिर क्या होगा कि जो बात की चकबंदी कार्रवाइयां हैं उसमें आप उस प्रश्न को ना तो उठा पाएंगे और उठाएंगे तो उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम देखते हैं कि वो मामले कौन कौन से हैं जिनके संबंध में कोई प्रश्न अगर धारा 9 के अधीन उठाया या नहीं उठाया हो तो बाद में नहीं उठा सकते। मतलब वो मामले कौन कौन से हैं जो धारा 9 के अधीन उठाया जाना चाहिए था और नहीं उठाए गए और उनको बाद में नहीं उठा सकते। तो ऐसे मामले कौन कौन से हैं? पहला मामला है भूमि के दावों से संबंधित प्रश्न। दूसरा है संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, भूमि के दावों से संबंधित और संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित। अब तीसरा प्रश्न है यदि प्रश्न धारा 10 के अधीन वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित गाटे के खातेदार या कुओं, पेड़ों या अन्य समुन्नतियों के स्वामी द्वारा उठाया जाए तो गाटों, पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन। यानी कि यहाँ पर 3 प्रश्न मुख्यतः दिए गए हैं। पहला है भूमि के दावों से संबंधित प्रश्न। भूमि पर जो भी दावे होते हैं तो वो अगर धारा 9 के अधीन उठा सकते थे तो अब उसमें अगर नहीं उठाया तो फिर बाद में नहीं उठाने देंगे। ऐसे ही संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित प्रश्न और ऐसे ही पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अब धारा 11 गा पर आइए। इसमें कह रहे हैं कि धारा 9 का के अधीन किसी आपत्ति या धारा 11 के अधीन अपील अथवा धारा 48 के अधीन पुनरीक्षण कार्रवाइयों की सुनवाई के दौरान चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अथवा चकबंदी निदेशक, चाहे इनमें से कोई भी अधिकारी हो, वह ये निर्देश दे सकता है कि कोई भूमि जो राज्य सरकार या गांव सभा अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय या प्राधिकरण में निहित हो उसके नाम से अभिलिखित की जाए। भले ही ऐसी सरकार, गांव सभा या निकाय या प्राधिकरण द्वारा कोई आपत्ति, अपील या पुनरीक्षण दाखिल ना किया गया हो। ये धारा समझ में आई आपको? दरअसल ये धारा 11 गा वस्तुतः उस स्थिति को मान्यता देती है कि जहां कि यद्यपि राज्य सरकार अथवा गांव सभा इत्यादि द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गई है तो भी चकबंदी अधिकारीगण यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दावेदार को तो संबंध जोत में कोई अधिकार है नहीं और भूमि गांव सभा अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय इत्यादि में निहित हो चुकी है, तब उन्हें उस प्रभाव की औपचारिक घोषणा करनी होती है। यही धारा 11 गा का क्षेत्र है। मतलब ये जो धारा 11 गा है इसमें ये कह रहे हैं कि अगर धारा 9 का के अधीन किसी आपत्ति या धारा 11 के अधीन कोई अपील या धारा 48 में जो रिवीजन किया जाता है उसकी कार्रवाई की सुनवाई के दौरान जो चकबंदी अधिकारी है या बंदोबस्त अधिकारी है या चकबंदी निदेशक है, तो इनमें से कोई भी अधिकारी हो, वह ये निर्देश दे सकता है कि कोई भूमि
जो राज्य सरकार या गांव सभा या किसी अन्य स्थानीय निकाय या प्राधिकरण में निहित हो, उसके नाम से अभिलिखित की जाए। यानी कि चकबंदी अधिकारी के सामने जब आया मामला, तो उसमें भूमि राज्य सरकार या गांव सभा या स्थानीय निकाय या प्राधिकरण में निहित है, तो वो ये निर्देश दे सकता है कि फिर उसके नाम से अभिलिखित की जाए, भले ही ऐसी सरकार, गांव सभा या निकाय या प्राधिकरण द्वारा कोई आपत्ति, अपील या पुनरीक्षण दाखिल ना किया गया हो। मतलब इस धारा में ये कहा गया है कि यद्यपि राज्य सरकार या गांव सभा आदि ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, तो भी चकबंदी अधिकारीगण यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दावेदार का तो संबंधित जोत में कोई अधिकार है ही नहीं। अब आप देखिए, दावेदार का कोई संबंधित जोत में अधिकार है नहीं,